गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सेतु के तीसरे मॉड्यूल में, जहां पर हम आज बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट को लेके। अ, हमेशा की तरह आज हमारे साथ में डॉक्टर पंकज अग्रवाल हैं, हु विल बी शेयरिंग हिज expertise of clinical experience with all of us. डॉक्टर पंकज अग्रवाल को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करें तो ही इज अ वेरी वेल नोन फेस इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी with more than 25 years of experience. सर के आज की क्लास का ये तीसरा पार्ट है। हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे, इनको आप बहुत इजीली मेडिकल कॉन्सेप्ट्स डॉट इन हिंदी डॉट इन पे देख सकते हैं। टू मेक इट अ वेरी यूजफुल एंड सीमलेस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इंश्योर करें कि आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहे। इसीलिए आप अभी से ही ट्राई कर लीजिए कि किसी ऐसे एरिया पे रहे जहाँ पे आपको नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो। So, with this, I would like to hand over the session to Dr. Pankaj Kumar Agarwal, who will be taking this session for today. Over to you, sir. नमस्कार मित्रों, धन्यवाद डॉक्टर श्रुति। एक दूसरा जो हमारा आज का केस है, यह हमारी इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय से लिया हुआ है। 70 वर्षीय में अब हम केवाईसी करनी है। हमने उसकी सारी जांच पड़ताल की। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज रीसेट अभी मालूम पड़ेगा। हाइट 160 हाइट पे 160 माइनस 100 60 केजी वेट होना चाहिए। हमने देखा इनका 60 है, बहुत बढ़िया। तो 70 वर्ष उम्र है, आयु है इनकी। हाइट के अनुसार वेट देखने में ठीक लग रहा है। अब वेस्ट देखते हैं सेंट्रल ओबेसिटी के लिए। वेस्ट है 90 सेंटीमीटर। तो भारतीय पुरुष की वेस्ट 90 सेंटीमीटर, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो ये वजन ज्यादा भी नहीं है, तो सेंट्रल ओबेसिटी भी नहीं लग रही। ब्लड प्रेशर 130/80, तो 130/80 अपर लिमिट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फास्टिंग और पीटी ग्लूकोज लेवल 200-300, हमारे पहले केस में थे 150-200। अब ये जो दूसरे व्यक्ति आए हैं 200 और 300 देखा, तो डेफिनेटली यह हमारा हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल अधिक रहा हुआ। HbA1c की 9% है, थोड़ा ये भी बढ़ा हुआ है। सीरम क्रिएटिनिन 1 ठीक है, eGFR ठीक है, कोई कोमॉर्बिड स्टेट नहीं है, कोई हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह की पुरानी परेशानी नहीं है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमने देखा सब नॉर्मल। अब हमारा आपसे प्रश्न है कि हम क्या करें। आपको उत्तर अपने पेपर पर ही लिखना है कि आप इसको मेटफॉर्मिन देंगे, एक सल्फोनिल यूरिया हमने चुन ली ग्लिमेपेराइड, एक हमने ग्लिप्टिन DPP4 इनहिबिटर ग्रुप पर चुन लिया, इसको देंगे, या SGLT2 इनहिबिटर। इस पेशेंट को आप इनमें से कौन सी दवा का चयन करेंगे देने के लिए अपने पेपर पे नोट करिए, और फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो 70 वर्ष की उम्र आयु है, ये टाइप 2 डायबिटीज तो इनको है, कोई दिक्कत नहीं। वजन इनका हमने समझ लिया ज्यादा नहीं है, वेस्ट भी ज्यादा नहीं है, एकेडोसिस डिग्री नहीं मिली, तो कोई मेजर फैक्टर ओवरवेट होने का, ओबेसिटी का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का नहीं। ठीक। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज अभी मालूम पड़ी है, इसका मतलब बीटा सेल्स हमारी काफी प्रभावी होंगी, ठीक काम कर सकती होंगी, उनसे हम कोई भी दवा लेके काम चला सकते हैं। फास्टिंग पीटी ग्लूकोज लेवल 200-300 काफी ज्यादा, तो जिसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रॉन्गर मेडिसिन का चयन करना होगा। HbA1c भी 9% है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान रखें। हम लोगों ने आरंभ में पिछले मॉड्यूल में यह डिस्कस किया था कि आयु का क्या प्रभाव होता है। जितनी आयु बढ़ती जाएगी उतना पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाने पर वो से दिक्कतें अधिक हो सकती है। यहाँ पर अगर 70 वर्षीय कोई व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, एंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है, MI प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसे सीजर डिसऑर्डर अगर कोई टेंडेंसी है तो सीजर आ सकते हैं, कोमा में आ सकता है, और इवन डेथ तक हो सकती है। तो इस आयु में हमें हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है, तो हमें
काम बनाना है, बिगाड़ना है। तो HbA1c 9% है, हमने कहा उसे कम लाना है 6.5। अरे जरा देख लेते हैं 70 वर्ष के हैं, इनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर ये हृष्ट पुष्ट है तो हम 6.5 का टारगेट रखेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी हमें कुछ कम लग रहा है तो भैया हम 7% HbA1c पे अपने आप को संतुष्ट मान लें। तो इस प्रकार से हमने एक पेशेंट का असेसमेंट किया, उसकी आयु से संबंध रखते हुए, उसकी ओबेसिटी और वेट से संबंध रखते हुए। दूसरा हमने किया कि जो डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम कि कितना हाइपरग्लाइसीमिया है और क्या टारगेट है। तो इनके लिए हम अभी आरंभ में बहुत टाइट टारगेट नहीं रखते। तो वजन हमारा ठीक ठीक है, BMI हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, वेस्ट हमारी ज्यादा नहीं है, लेकिन एकेंथोसिस निग्रिकेंस भी नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी साइन नहीं है। लेकिन एक बात को हमें ध्यान रखना है कि भारतीयों के लिए, एशियाई मूल के लोगों के लिए ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, उनकी तुलना में, अफ्रीकन की तुलना में बॉडी फैट कंटेंट ज्यादा है। बिल्कुल एक जैसी काया होने पर भी भारतीयों में, एशियाई लोगों में बॉडी फैट ज्यादा है। अब अमेरिकन, यूरोपियन में बॉडी फैट का मसल मास ज्यादा है, अफ्रीकन में और मसल मास और ज्यादा। तो इस तरह से भारतीय और एशियाई मूल के लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक ठाक दिखने में भी, मोटे ना होने पर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसलिए इंसुलिन सेंसिटाइजर की हम लोगों में एक बहुत बड़ी महत्ता। हमको इंसुलिन सेंसिटाइजर का खुल के प्रयोग करना चाहिए और हमारा बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर है मेटफॉर्मिन। तो हम लोगों में सब कुछ ठीक दिखते हुए भी हम मेटफॉर्मिन को जब तक कंट्राइंडिकेटेड ना हो, जब तक कि अंडरवेट ही ना हो व्यक्ति, जब तक वेट लॉस ही ना हो रहा हो, जब तक उसको बहुत गैस्ट्रिक अपसेट या रीनल प्रॉब्लम ना हो रही हो, तब तक मेटफॉर्मिन को हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन में अवश्य स्थान देना चाहिए। यहाँ पर भी हम इनको जब ठीक ठाक सा पा रहे हैं, उसके बाद भी हम ये नहीं सोचेंगे यार ये मोटे नहीं है तो इनको मेटफॉर्मिन ना दें। मेटफॉर्मिन इनको भी हम लोग देंगे। तो हम लोगों ने यह समझा कि हमें यहाँ पे 9% से अगर हम 7% का टारगेट रखते हैं तब भी हमें 2% घटाना है। हृष्ट पुष्ट समझते हुए, ठीक ठाक समझते हुए व्यक्ति को हम 2.5% का टारगेट रखते हैं, 6.5 का टारगेट रखते हैं, तो 2.5% HbA1c घटाना। ग्लूकोज लेवल भी 100 और 150 घटाना। तो हमारा यह काम अकेली मेटफॉर्मिन से नहीं होता। मेटफॉर्मिन हमने समझा 1.5%, यहाँ पे लिखा भी है, कुछ दवाओं को एक कैटेगराइज कर दिया। मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल, यूरिया, पायरिथ्रोन, ये 3 दवाएं हैं जो 1% से अधिक HbA1c को घटा सकती है 1.5%। और जितनी नई आई हुई दवाएं हैं यह सब माइल्डर दवाएं हैं, लेस देन 1%, अमूमन 0.7% के आसपास HbA1c कम करती है। तो यह जो दवाएं हैं यह जेंटल दवाएं, और ये जो दवाएं हैं पुरानी थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर दवाएं। तो इसको हमें अवश्य ध्यान रखना है और इससे तुलना करनी है कि हम अपने पेशेंट में किस प्रकार की दवा और आरंभ करें। तो अगर हमारा टारगेट 2.5% HbA1c कम करने का है तो इसका मतलब एक दवा से काम नहीं चलेगा। हमको 1.5% मेटफॉर्मिन थी, तो एक 1% वाला एक कैंडिडेट और जोड़ना पड़ेगा। 2.5 कम अकेली मेटफॉर्मिन या अकेली दवा से नहीं होगा। तो हमें एक दवा इस ग्रुप की, एक दवा इस ग्रुप की ये लेनी होगी। तो मेटफॉर्मिन हमारी फर्स्ट चॉइस है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि सस्टेन रिलीज रूप में देंगे कि हम लोग उसकी डोज को क्रमशः बढ़ाएंगे, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज या मैक्सिमम इफेक्टिव डोज तक देंगे उसको। यह तो हो गया मेटफॉर्मिन। और दूसरी, अब हमें सेकेंड ड्रग में इन तीनों में से किसी एक दवा का चयन करना है, या DPP-4 इनहिबिटर, या SGLT2 इनहिबिटर, या अल्फा ग्लूकोसाइलेज इनहिबिटर। तो इन दोनों में से अब हम सोचते हैं कि इन तीनों में से किसको हम चयन करें। तो आज हम लोग समझने की दृष्टि से हम इन तीनों में से DPP-4
इनहिबिटर्स का चयन कर लेते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स को कैसे प्रयोग में लाते हैं, और इसका फिर विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक के क्लिनिकल एक्विटेंस पेज पे DPP-4 इनहिबिटर्स के विषय में दिया है कि इस दवा की क्या विशेषताएं हैं और इसको हम लोगों को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। यह है इनके कुछ है जो एजेंट्स अभी क्रमशः अपने देश में उपलब्ध होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ से हम लोग काफी परिचित हैं। कुछ इवोग्लिप्टिन अभी नई है, कम यूज होती है। सेक्साग्लिप्टिन थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गई है, बाकी सब आती जा रही है। तो हम लोग उन्हीं बिंदुओं, विल्टाग्लिप्टिन अगर हमने इनमें से चयन किया, क्योंकि सिटाग्लिप्टिन विल्टाग्लिप्टिन सबसे पहले आई थी और विल्टाग्लिप्टिन काफी पॉपुलर हो, तो इसी को लेके चलते हैं कि अगर हमें विल्टाग्लिप्टिन देनी है किसी व्यक्ति को, तो बिंदु वही है, समझते हैं कि कैसे इसको प्रयोग में लाना। यह भी इमीडिएट रिलीज और सेकेंड रिलीज दोनों फॉर्मुलेशन पे उपलब्ध है। किसको देंगे? तो हम लोग ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा बैरियर नहीं जो मेटफॉर्मिन में। मेटफॉर्मिन देने से पेट में खलबली बचती थी, विल्टाग्लिप्टिन से ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम इसको इमीडिएट रिलीज भी दे सकते हैं, सर्टेन रिलीज भी दे सकते हैं। सर्टेन रिलीज का एक लाभ है कि 2 गोलियां सुबह शाम देने की बजाय एक ही गोली देनी पड़ती, थोड़ा बिल बिल बर्डन कम हो गया, 2 दिन एक गोली लगी, बिल बर्डन भी कम हो गया, थोड़ा सा कॉस्ट इकोनॉमिकल हो जाती है। कुछ प्रश्न हैं अनुत्तरित हैं अभी कि सर्टेन रिलीज उतनी प्रभावी है या नहीं, लेकिन मोटे तौर पे इन दोनों में से किसी को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, और आज की तारीख में दोनों ही इक्वली इफेक्टिव, इक्वली सेफ हमारे पास विकल्प है। 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 25-50 मिला के 75 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम, हम कितनी इनिशियल डोज कितनी दिखती है? 75 में नहीं आती, 25, 50 और 100 में। तो आप अगर विल्टाग्लिप्टिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग अपने पेन पे नोट करिए, उसमें पेपर पे नोट करिए कि आप इनमें से किस डोज से आरंभ करें। लिख लिया होगा, सोच लिया होगा आपने, और यहाँ पे भी सारी स्ट्रेंथ हम यूज कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन में क्या था, हमने कहा कि हम क्रमशः डोज बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं होती, एकदम से 2000 मिलीग्राम देंगे पेशेंट टॉलरेट नहीं करेगा। विल्टाग्लिप्टिन में ऐसा कुछ, फुल डोज, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमें लगता है कि हमारे पेशेंट को इतनी डोज की आवश्यकता है, तो हम क्यों 25-50 75 करें, सीधे 100 मिलीग्राम में। अगर आवश्यकता है तो 100 देंगे, 25-50 की जरूरत वहां होगी जहां हम 100 को की आवश्यकता नहीं समझ रहे, मजबूरी नहीं है। मैक्सिमम डोज कितनी हो? मैक्सिमम डोज भी इसकी 100 मिलीग्राम ही है। 50 मिलीग्राम की ट्वाइस अ डे या 100 मिलीग्राम सस्टेन्ड रिलीज ट्वाइस अ डे। तो इस प्रकार से जो मेटफॉर्मिन से जुड़ी हुई हमारी बाध्यताएं थी, वह विल्टाग्लिप्टिन के साथ हमें नहीं मिली। हम इसको कब दें? सुबह, दोपहर, शाम, कब? मेटफॉर्मिन के साथ हमने समझा था कि वो लिवर में हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को सप्रेस करती है, जो कि रात के समय, प्रातः काल में सबसे अधिक होती है। इसलिए मेटफॉर्मिन को रात में लेना सबसे प्रभावी होता है, विशेष रूप से जब वो इमीडिएट रिलीज फॉर्म में। सर्टेन रिलीज फॉर्म में तो सुबह लेके भी काम चल जाए। विटामिन कब दें? अच्छा, अब यहाँ जब हमें यह समझना है कि उसको कब दें, तब यह भी आवश्यक है कि हम समझें कि विटामिन काम कैसे करती है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा विटामिन काम कैसे करती है, या कोई भी ग्लिप्टिन या कोई भी DPP-4 इनहिबिटर, तब तक हम कैसे उत्तर देंगे। तो जो DPP-4 इनहिबिटर्स हैं वो क्या है? वह इंसुलिन के फिजियोलॉजिकल सिक्रीटोगॉग। क्या मतलब हुआ? यह शरीर से इंसुलिन का निकलना बढ़ाते हैं, लेकिन किस सिक्रीटोगॉग जो इंसुलिन निकालते हैं, किसी भी सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। कैसे? फिजियोलॉजिकल, मतलब जैसे प्रकृति में, जैसे शरीर में अपने आप होता है, उसी प्रकार से काम करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। हमने भोजन लिया, जब भोजन गया तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में सर्कुलेट किया,
ब्लड में सर्कुलेट करते करते पेंक्रियास में पहुंचा, पेंक्रियास में पहुंचा, उसने पेंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ावा दिया। ये हुआ हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि ग्लूकोज ने इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाया। जितना ग्लूकोज ज्यादा होगा उतना वो पेंक्रियास से इंसुलिन बढ़ाता जाएगा। अब एक प्रक्रिया इस ग्लूकोज के अतिरिक्त और भी होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स हैं जो एक एलिमेंट और उत्पन्न करते हैं, और वो एलिमेंट हमारा जाकर ग्लूकोज का इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। उसको कहते हैं जीएलपी। जीआईपी भी होता है, लेकिन जीआईपी का कोई विशेष प्रयोग नहीं देखा गया, फार्माकोलॉजिकल प्रयोग नहीं देखा गया, फिजियोलॉजिकल पर। जीएलपी, ये जीएलपी ग्लूकोगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड जो है, यह इंटेस्टाइन से निकलता है और यह भी ब्लड में सर्कुलेट करके और जाता है, यह जाके इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है। अच्छा, यह एक काम और करता है। हमारे ग्लूकोज क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है, बस। यह इंसुलिन सिक्रीशन तो बढ़ाता है, लेकिन ग्लूकोगोन का सिक्रीशन कम करता है। इसका नाम है ग्लूकोगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड। तो ग्लूकोगोन लाइक ये स्वयं है, तो ये ग्लूकोगोन को निकलना कम कर देता है कि मैं हूं, तुम शामिल हो। अब ये क्यों हुआ? भोजन के बाद जो भोजन से ग्लूकोज रिलीज हो रही है वह ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रही है। इंसुलिन का क्या काम है? बढ़ते हुए ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखना। ग्लूकोगोन का क्या काम है? घटते हुए भोजन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अब जब भोजन से ग्लूकोज मिलने लग गया तो ग्लूकोगोन की जरूरत है नहीं, तो ग्लूकोगोन से कहा तुम शांत बैठो, तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है भोजन के बाद, अब तुम क्यों बढ़ाओ? तुम बढ़ाओगे तो ज्यादा बढ़ा लोगे और पोस्ट प्राइमरी लेवल बढ़ जाएंगे ज्यादा। और इंसुलिन से क्या कहा? अब तुम चालू हो जाओ, जो ग्लूकोज बढ़ रहा है वो शूट ना कर जाए, उसको नीचे लाओ। तो जीएलपी क्या करता है जन्म लेने के बाद कि इंसुलिन को बढ़ाता है और ग्लूकोगोन को घटाता है। यह दवाएं क्या करती है? यह जीएलपी जो होता है, इंसुलिन जैसे ना, इंसुलिन निकली और इंसुलिन की हाफ लाइफ केवल 4 मिनट होती है। 4 मिनट बाद इंसुलिन हाफ लाइफ का मतलब आधा हो गया, फिर 4 मिनट बाद और आधा हो गया, 4 मिनट बाद और आधा हो गया, तो उसके जो एफिकेसी है समय के साथ घटती जाती है। और 5 बार हाफ लाइफ, 5 into 4 20 मिनट्स के बाद इंसुलिन का इफेक्ट नहीं, अगर दोबारा सिक्रीट नहीं हो। उसी तरह से जीएलपी है, जीएलपी-1 की भी जो हाफ लाइफ है वो मिनटों में होती है, तो ये भी कुछ समय में खत्म। तो शरीर क्या करता है? शरीर में एक एंजाइम है DPP4, वह इसको मेटाबोलाइज करता है। तो यह एक जोड़ तो निकाला गया कि अगर हम DPP4 के द्वारा जीएलपी को मेटाबोलाइज न होने दें, तो एक बार जब जीएलपी निकला तो ये लेवल उसके ज्यादा देर तक बढ़े रहेंगे। जब ज्यादा देर तक बढ़े रहेंगे तो इंसुलिन को घटाता रहेगा ना, उल्टा बोलिए, इंसुलिन को बढ़ाएगा ये और ग्लूकोगोन को घटाएगा। तो जीएलपी की मेटाबॉलिज्म रोककर जीएलपी को ज्यादा देर तक प्रभावी बनाने, यह काम हुआ DPP4 इनहिबिटर्स का। तो अब हमने इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं, ग्लूकोगोन को घटा रहे हैं। तो इसको हम कब दें? इससे लाभ क्या हो रहा है? जीएलपी कब सिक्रीट हो रहा है? जब खाना इंटेस्टाइन में पहुंच रहा था। तो खाना जब इंटेस्टाइन में पहुंचा तब सिक्रीट हुआ, तो इसका मतलब जीएलपी का सिक्रीशन भोजन के बाद हो रहा है। तो यह दवा कब दी जाए? सुबह, दोपहर, शाम। यह भोजन के बाद वाली शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसलिए ये तो हम जिस वक्त भी भोजन के बाद की शुगर बढ़ रही है, कोई आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति की मॉर्निंग पीपी बढ़े। कुछ व्यक्तियों की आफ्टर लंच ज्यादा होती है, कुछ व्यक्तियों की आफ्टर डिनर ज्यादा होती है। तो कायदे से जो जिस वक्त की पोस्ट प्राइमरी ग्लूकोज सबसे अधिक है, DPP4 इनहिबिटर्स उस वक्त देने चाहिए। हाँ, सस्टेनेबली दे रहे तो पूरे दिन काम कर जाएंगे, लेकिन पोस्ट प्राइमरियल इनका कवरेज ज्यादा है। इसलिए अगर हम सुबह के समय दें तो पोस्ट प्राइमरियल जो दिन भर हम लगातार चलते रहते हैं, जहां मौका मिला हाथ में, तो सुबह देना उस हिसाब से इनके लिए ज्यादा प्रभावी रहता है कि दिन भर का जो पोस्ट प्राइमरियल एक्सकर्शन है वो।
अब दूसरा प्रश्न आया कि भोजन से इसका संबंध क्या हो, भोजन के पहले दें या भोजन के बाद दें। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसको हम भोजन के पहले देंगे तब ये एब्जॉर्ब होगी, जाके DPP-4 को इनहिबिट करेगी, तब जो भोजन के बाद GLP-1 बढ़ रहा है उसको बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे कि ग्लूकोज लेवल हमारे शांत रहे, जिससे पोस्ट प्रैंडियल एक्सकर्शन, भोजन के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है उसको शांत कर सके। तो DPP-4 इनहिबिटर मुख्य रूप से PP हाइपरग्लाइसीमिया में काम करते हैं, जबकि मेटफॉर्मिन फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया में काम करते हैं। तो इसको हमें इसलिए बिफोर मील्स देना ज्यादा अच्छा रहता है। प्रश्न आया कि मेटफॉर्मिन जब हम दे रहे थे तो हम पेशेंट जब आ रहा तो उससे पूछते भाई सब ठीक है बा, पेट वेट में कोई दिक्कत तो नहीं बना। तो पेट की परेशानियां हम उससे जरूर पूछनी थी। विल्डाग्लिप्टिन जब हम दे रहे हैं तब हम क्या पूछे, भाई कोई परेशानी तो नहीं है। और मजे की बात यह है, ये एक ऐसी दवा है कि जिससे प्रैक्टिकली कोई परेशानी नहीं, इसको बिना सोचे समझे यूज किया जा सकता है, हर व्यक्ति में दिया जा सकता है। तो ये पेट वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं डालती। हाँ, जो दो नाम मैंने लिखे हैं यह प्रभाव इसके साथ रियरली देखे गए। जैसे मैं अगर कहूं तो मैंने अपने विटाग्लिप्टिन और सिटाग्लिप्टिन को यूज करते हुए 15 साल हो गए, और 15 मरीज भी नहीं देखे होंगे मैंने जिनको कि उसको खाने से बुलस इरप्शन लगता है, जैसे छाले पड़ जाते हैं, थोड़ा सा जलने पे तो छोटे छोटे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, बुलस इरप्शन, पानी भरे हुए और छाले। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सीवियर अर्टिकेरिया और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो कि बहुत डेडली हो सकता है। तो यह प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा 15 वर्षों में 15 मरीज भी मैंने इसके नहीं देखे होंगे, और जो देखे वो इधर ही देखे। ऐसा क्यों है पता नहीं, पिछले 4-5 वर्षों में आगम में तो वो भी नहीं देखे। ये भी हो सकता है कि योर आई सीज और योर ब्रेन नोस, तो हो सकता है पहले हम इसको ओवरलुक करते हो, हम इस पर ध्यान ना देते हो, किसी ने कुछ कहा भी तो हमने उसको नेग्लेक्ट किया हो कि कुछ और आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, इससे संबंधित नहीं है। फिर जब कुछ केसेस देखते गए तब ये आया नहीं होता भी है, होता भी है, इसके बाद ऐसा हुआ, बंद किया तो ठीक हो गया। तो यह एक ऐसी चीज है जो कि इससे संबंधित है, जिस पर हमें ध्यान रखना है, वरना इसके प्रयोग से संबंधित कोई परेशानी पेशेंट को नहीं। वही प्रश्न आया कि यदि हम DPP-4 इनहिबिटर्स को प्रयोग में ला रहे हैं तो हम किस ऑर्गन पे प्रभाव डाल सकती है, किस ऑर्गन को देखें, लिवर, किडनी, हार्ट। तो फिर मैं कहूंगा कि कोई टॉक्सिसिटी, जैसे हमने कहा कि मेटफॉर्मिन देने पे तो हमें किडनी फंक्शंस को बहुत ध्यान रखना है, DPP-4 इनहिबिटर्स देने पे हमें कोई ध्यान ऐसा नहीं रखना कि इससे कुछ खराबी ना हो जाए। मेटफॉर्मिन, अच्छा यहाँ पे ये जरूर समझ लेना है, इसका अर्थ यह नहीं कि मेटफॉर्मिन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, बिल्कुल भी नहीं। मेटफॉर्मिन किडनी खराब नहीं करती, हाँ किडनी खराब होने पे मेटफॉर्मिन खराबी करती। मेटफॉर्मिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है यदि रीनल डिसफंक्शन। अच्छा, ग्लिप्टिन की टॉक्सिसिटी भी नहीं है कुछ अपने आप में, टॉक्सिसिटी बढ़ती भी नहीं है। तो अगर हमने रीनल डिसऑर्डर को भी पेशेंट को दे दिया तो ऐसा नहीं कि DPP-4 इनहिबिटर से कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा है अगर तो हम विल्डाग्लिप्टिन या किसी भी DPP-4 इनहिबिटर्स की डोज को रिड्यूस कर देना चाहिए। दो एजेंट्स DPP-4 इनहिबिटर्स में ऐसे हैं, लिनाग्लिप्टिन और टेनेलिग्लिप्टिन, जिनका डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यह यूरिन से भी निकलते हैं और लिवर से, बाइल से भी, स्टूल में भी निकलते हैं। तो अगर किडनीज हमारी ठीक काम नहीं करें तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा लिवर से। तो इसलिए रीनल डिसऑर्डर्स में लिनाग्लिप्टिन और टेनेलिग्लिप्टिन यह दी जा सकती है। सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, इनकी डोजेस को हमें घटाना, टॉक्सिक नहीं होती, डोज घटा देते हैं जिससे बॉडी में उनके एबनॉर्मल कंसंट्रेशन ना हो। फिर अगला प्रश्न आया कि एक्सपेक्टेंसी क्या है। अब ये तो हम लोगों ने शुरू में वो चार्ट एक टेबल देखी ली थी कि यह
HbA1c को कितना घटा सकती हैं? अमूमन 0.6-0.7% तक ग्लिप्टिंस के यूज से HbA1c कम हो सकता है। तो मित्रों, अब हम एक बार रिवाइज कर लें इसको। मेटफॉर्मिन देते समय हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि उसको हम सस्टेन रिलीज फॉर्म में धीरे धीरे आरंभ करें। पहले रात में भोजन के बाद जब डोज बढ़ानी हो तो क्रमशः सुबह ले जाएं, फिर मैक्सिमम डोज पे पहुंचे। रीनल फंक्शन जरूर मालूम हो कि मेटफॉर्मिन टॉक्सिक कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच जाएगी। पेट की गड़बड़ियों की तरफ हम ध्यान बनाए रखें और 1.5% तक 1.5% तक HbA1c उठा। विल्डालिग्लिप्टिन के साथ या किसी भी DPP-4 इनहिबिटर्स के साथ आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहीं पे खुराफात नहीं करती, कोई पेशेंट को परेशान नहीं करती। रियली बुल्लस इरप्शन हो सकते हैं। इसको अगर आवश्यकता है तो हम फुल डोज में 100 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज या 50 मिलीग्राम इमीडिएट रिलीज ट्वाइस अ डे दोनों से आरंभ कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कम करती है, वो लिप्टिंस पोस्ट प्राइमरियल हाइपरग्लाइसीमिया कम करते हैं, तो दोनों को मिला दें, अच्छा कॉम्बिनेशन है। फास्टिंग भी और पोस्ट प्राइमरियल भी, दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। यह दोनों का इफेक्ट सिनर्जिस्टिक है। अगर इन दोनों को हम साथ में प्रयोग में लाते हैं तब उसके लाभ बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो इसको अगर मेटफॉर्मिन को हम कहते हैं रात में लेना प्रेफर करो, तो लिप्टिंस को हम कभी भी सकते हैं, लेकिन पोस्ट प्राइमरियल इफेक्ट ज्यादा होने के कारण से सुबह देने पे प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो आइए इन पे हम लोग जो हमारे पेशेंट आए थे उन पे एक बार हम रिवाइज कर लें कि 200-300 आए थे। हमने देखा कि 200-300 अच्छा खासा हाइपरग्लाइसीमिया है, HbA1c 9% है, हमें कम से कम 2% कम करना है। तो अभी हमारे पास हम फुल डोजेज में यूज कर सकते हैं, और ग्लिप्टिन हम फुल डोज में देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो विल्डालिग्लिप्टिन तो हमने फ्रॉम डे 100 मिलीग्राम दी। मेटफॉर्मिन हमें मालूम है कि धीरे धीरे बढ़ानी है। यहाँ पे ये ओबीस नहीं थे, फिर भी यह मानते हुए कि भारतीयों में बॉडी फैट ज्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंसुलिन सेंसिटाइजर हमें देने हैं, मेटफॉर्मिन हम उनमें देंगे। हमने सस्टेन रिलीज 1000 दिया, देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स, वाओ। पीपी 100 और फास्टिंग 35 कम हो गई 10 दिन में, है एक डुअल थेरेपी यूज, 2 दवाएं थी, इसलिए प्रभाव तो ज्यादा अच्छा नहीं था। तो कोई ऐसा नहीं कि देने वाला कोई बाहुबली है, ये तो होना ही। फिर हमने मेटफॉर्मिन को 1500 किया, थोड़ा सा बढ़ाया सस्टेन रिलीज, फिर क्या देखा हमारे ग्लूकोज लेवल और बेहतर आए, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, पेट सही है। हमने उसको मेटफॉर्मिन सस्टेन रिलीज 2000 किया, हमारी वैल्यूज और बेहतर होके 120-160 आ गई, नियर नॉर्मल है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 1 महीने बाद देखा 100। क्यों? क्योंकि क्रमशः पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़नी थी, लेवल कम हो गए, उससे पेशेंट ने अपना भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड काम किया होगा, उससे भी लाभ मिला होगा। तो यह है हमारा जो सारा समझ, किसी पेशेंट को हम किस प्रकार से मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करें। सीखना क्या है? मेडिसिन को समझना है, उसके साथ जैसे एक कुशल गृहिणी होती है, भोजन बनाते समय वो कहती है ना, देखो देखो ऐसा करो कि जब मसाले पहले भून लो ना, दही को उसमें घी में पहले भून लो, तब सब्जी डालो, उसमें स्वाद अच्छा आएगा, रच के आएंगे मसाले। तो वही मसाले मैं बनाऊंगा, थू थू करके खाओगे, एक कोई कुशल गृहिणी बनाएगी तो वाह वाह उंगलियां चाट के खाओगे। तो अंतर क्या है? मिर्च मसाले घी तेल चिकनाई जितनी जो चीजें थी सब हमने भी उसमें सब एक डाली, कब डाली, कैसे डाली, कैसे प्रयोग में लाए, यही आर्ट है, और यही आर्ट हमको सीखना है, तब हम एक कुशल चिकित्सक बनेंगे। वरना किताब में सब कुछ लिखा है, ऐसे ही तो कंप्यूटर बेस्ड थेरेपीज चल रही है, कोई भी दवा दे के मेडिकल स्टोर वाले देते हैं। तो इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है कि दवाओं पेशेंट को समझें,
दवा को समझें, नो योर कस्टमर, नो योर एजेंट्स, देन यू। धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग इसके बाद और दवाओं के विषय में, SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में, सल्फोनिलूरियाज के बारे में इनको समझेंगे, और फिर उसके अगले में सारी दवाओं का कंक्लूजन, सारी दवाओं को किस प्रकार से हम एक दूसरे में परिवर्तित करें, किस प्रकार से हम उनको बेहतर रूप से प्रयोग में लाएं, किसी पेशेंट के अनुसार उसकी इस परिस्थिति को समझते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। मुझे शायद मैं ये सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि आप लोगों में जिनके पास ये पुस्तक हमारी MCH मैनुअल ऑफ क्लिनिकल डायबिटीज है, उसका प्रयोग आपने किया होगा। अब उसका खंड 2 खोल लीजिए, और खंड 2 में ये क्लिनिकल केसेस और मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन, इसको पढ़िए, और मैं समझता हूँ कि आप उससे दवाओं को बेहतर रूप से प्रयोग करना सीख के समझ सकेंगे, जो कि हमारे क्लिनिकल प्रयोग में उपयोगी। हाँ, यह जरूर मैं कहूँगा, यह पुस्तकें, जो यह पुस्तक मैंने लिखी है, यह पूरी की पूरी बिना किताब खोले अपने मन से मैंने सोच के लिखी है। इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेगा यार ये और लिखनी थी, ये क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आई। तो आप लोगों का जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सारी प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं, लेकिन कुछ उसमें छूटी भी होंगी, जिनको हम आप समझते हैं कि मुझे लिखना चाहिए, तो वह मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।